Hello students, myself Tabassum Chaudhary and today I am starting with the chapter Structure of Atom and Nuclei. As we come to know from the chapter's name, Atom and Nuclei, इस चैप्टर में हम एटम्स और न्यूक्लियस के बारे में बात करने वाले हैं. यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है वो फर्दर क्लासीफाई होता है 3 हिस्सों में. हमारे चैप्टर में कुछ 3 फेज़ जो है वो हम देखेंगे. फर्स्ट फेज़ जो है वहाँ पे हम एटम के बारे में बात करेंगे, वहाँ पे हम उसके ऑर्बिट के बारे में बात करेंगे एंड देन वी आर गोइंग टू सी द व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ एन पर्टिकुलर ऑर्बिट. एक ऑर्बिट की एनर्जी जो है वो कितनी होती है. तो ये जो है हम कहाँ पे देखने वाले, फर्स्ट फेज़ में देखने वाले. फिर सेकंड फेज़ में हम बात करेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की एंड देन फाइनली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द रेडियो एक्टिविटी. तो इस तरह से हमारा जो चैप्टर है वो कुछ 3 हिस्सों में डिवाइड है. तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट एटम्स, दैट इज़ एटम जो है वो क्या चीज़ है. तो सबसे पहले ये बात ग्रीक से उठी थी कि एटम जैसी भी कोई चीज़ है. ग्रीक ने क्या कहा था, ग्रीक ने कहा था कि मैटर जो है ये इनडिविजिबल पार्ट है. मैटर इज़ मेड अप ऑफ इनडिविजिबल पार्ट, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एटम बोलेंगे. मान लो कि हमारे पास एक एलिमेंट है, तो हमने क्या कंसिडर किया कि ये मेरा कुछ एलिमेंट है. अब मैं इस एलिमेंट को ब्रेक कर रही हूँ. मैं इसके टुकड़े दैट इज़ पीसेस कर दूंगी. जब मैं इसके पीसेस करूँगी तो एक पॉइंट आएगा कि हमें मिलेगा इसका सबसे छोटा पीस, और इसके फर्दर जो है आप उसे क्या नहीं कर सकते, ब्रेक नहीं कर सकते. तो वो जो है वो मेरा क्या होगा, एटम होगा. तो एटम इज़ नथिंग बट द स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा जो पार्ट होगा, सबसे इनडिविजिबल, यानी कि फर्दर आप उसे क्या नहीं कर सकते, डिवाइड नहीं कर सकते. तो उसे हम क्या बुलाएंगे, एटम्स बुलाएंगे. तो ग्रीक ने बस अपनी एक फिलोसॉफी दे दी कि ऐसी कोई चीज़ जो है ऐसी होती, और उन्होंने उसको एक नाम दे दिया एटम करके. फिर उसके बाद इसी उस पर जॉन डाल्टन ने अपनी थियरी दी. डाल्टन ने क्या कहा कि एटम जो है ना वो स्मॉल होता है, हार्ड होता है और इनडिविजिबल होता है. ये तो वही बात हो गई जो ग्रीक फिलोसोफर ने कहा था. बट इसके अलावा डाल्टन ने और भी अपनी थियरी में कुछ ऐड किया था. वहाँ पे डाल्टन ने कहा कि मेरा जो एटम है वो इंडिस्ट्रक्टिबल होगा, यानी कि आप इसे फर्दर जो है वो ब्रेक नहीं कर सकते. फिर उसने क्या बोला कि मान लो कि ये मेरा कोई एलिमेंट है और ये मेरा कुछ मेटल है. तो यहाँ पे ये जो मेरा मेटल है ये किससे बना है, कई सारे एटम्स के साथ मिलकर ये बना हुआ है. तो हमारे पास कई सारे एटम्स ने मिलकर क्या बनाया है, ये एक एलिमेंट बनाया है. तो ये जो मेरा एलिमेंट है इसका जो ये वाला एटम है, अगर मैं ये वाला एटम लेती हूँ, इफ़ आई टेक वन ऑफ दिस एटम ओवर हियर, और सिमिलरली मैं यहाँ से एक और एटम उठाती हूँ, तो जो प्रॉपर्टीज़ इसकी होगी और जो प्रॉपर्टी इसकी होगी ये दोनों ही क्या होंगी, सेम होंगी. तो एटम जो है एक पर्टिकुलर एलिमेंट का, ये दोनों एक दूसरे से क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे. उसी तरह से बाकी सारे जो एटम्स हैं वो भी इसी के साथ क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे. फिर उसने क्या बताया कि यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, पीसेज ऑफ छोटे छोटे एटम्स को एक साथ ला के मर्ज करके आप क्या बना सकते हो, एक सब्सटेंस बना सकते हो. तो अगर ये अकेला है तो मेरे पास क्या है, एटम है. बट अगर मैं इसे सबको एक साथ मर्ज कर देती हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, मेरा एलिमेंट मिल जाएगा. जॉन ने थियरी तो दी थी बट हमें कोई स्ट्रक्चर, कोई मॉडल कुछ भी नहीं दिया था. यहाँ तक ये माना जाता था कि ये जो है ना वो हमारा दिखाई ही नहीं देता है, इसका कोई मॉडल ही नहीं है, इसका कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है. फिर उसके बाद जे थॉमस आए. सर जे थॉमस का कहना था कि एटम जो है ये स्पेरिकल होते हैं. तो पहली बार हमें एटम का कोई स्ट्रक्चर पता चला और इन्होंने हमें क्या बताया कि एटम जो है ये क्या होते हैं, स्पेरिकल होते हैं. फिर उसके बाद उन्होंने हमें ये बताया कि दिस आर न्यूट्रल, ना तो ये पॉजिटिव है ना ही ये नेगेटिव है. फिर जे थॉमस का कहना था कि इसी एटम के ऊपर जो है कुछ नेगेटिव चार्ज जो है ये स्टिक है. यहाँ पे इनका कहना था कि इसके ऊपर जो है हमारे पास कुछ नेगेटिव चार्ज जो है वो स्टिक है. दैट इज़ उन्होंने किसकी बात की थी, इलेक्ट्रॉन्स की बात की थी. तो यहाँ पे जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन्स की बात की थी. दैट इज़ एटम जो है उनके पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है.
तो यहाँ पे ये कुछ इस तरह से होते हैं, जैसे कि आपके स्ट्रॉबेरी होते हैं, तो स्ट्रॉबेरी के ऊपर आप देखते हो कि येलो कलर के फाइन सीड्स होते हैं। तो उसी तरह से उन्होंने कुछ बताया था कि यहाँ पे जो मेरा एटम है इसके ऊपर हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है कुछ उसी तरह से वो जो फाइनेस्ट सीड होते हैं उसी की तरह से ये क्या होंगे, स्टिक होंगे। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि जो मेरा एटम है ये स्पेरिकल होता है। उसके बाद हमें पता चला कि जो मेरा एटम है उसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है। और जे थॉमसन ने एक और बात बताई थी कि जो मेरा एटम है वो कैसा है, न्यूट्रल है। तो यहाँ तक हमें पता चला कि जो हमारा एटम है उसका अपना खुद का कुछ मॉडल है और वो कैसा दिखता है, स्पेरिकल दिखता है। फिर उसके बाद एक एक्सपेरिमेंट होता है एक लेबोरेटरी में। हालांकि उस एक्सपेरिमेंट का एटम से कोई लेना देना नहीं था, बट स्टिल यहाँ से कुछ डिस्कवर हुआ, कुछ इंटरेस्टिंग पता चला। क्या पता चला, यहाँ पे 2 स्टूडेंट थे कॉलेज के, एक गार्गर था और दूसरा मार्टसन थे। इन दोनों ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। एक्सपेरिमेंट कुछ इस तरह का था कि मैंने एक अल्फ़ा पार्टिकल लिया और इसको पास करवाने की कोशिश की एक पतले गोल्ड फॉइल से। एक पतला जो सोने का थिन सा मेलिबल सा स्ट्रक्चर होता है, एक पतली सी फॉइल होती है, उसके थ्रू मुझे पास करवाना था किसी अल्फ़ा पार्टिकल को। तो जब ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया तो दिस वेर द स्टूडेंट्स, उन्हें उतनी नॉलेज नहीं थी, तो इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट जो है वो परफॉर्म किया। तो जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया, जब अल्फ़ा पार्टिकल को एक थिन गोल्ड फॉइल से पास किया गया, तो होना ये चाहिए था कि सारे के सारे जो अल्फ़ा पार्टिकल है वो इजीली जो है वो क्या हो जाने चाहिए थे, पास हो जाने चाहिए थे। लेकिन हुआ ये कि कुछ कुछ अल्फ़ा पार्टिकल्स जो थे वो डेविएट होके पास हुए, यानी कि वो एक एंगल से पास हुए। और ऐसा जो है वो देखने को हमें मिला कि अल्फ़ा पार्टिकल जो है ना वो कुछ डिफ्लेक्ट होके पास हो रहे। कुछ तो ऐसे भी पता चला कि उनका एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन जो है वो ज़्यादा था, और हमें उससे भी कम केसेस में ये पता चला कि एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन उससे भी ज़्यादा था। और एक आधा एलिमेंट्स ऐसे थे जो कि वापस जो है वो क्या हो गया, लौट गए। तो ये जो है एक टेंशन वाली बात थी, क्योंकि अल्फ़ा पार्टिकल इज़ लाइक अ बुलेट और थिन गोल्ड फॉइल जो है ये आपका टिश्यू की तरह है। तो अगर एक टिश्यू से बुलेट पास नहीं हो तो डैट इज़ डेफिनेटली एक सोचने वाली बात होगी कि ऐसा क्या था थिन गोल्ड फॉइल में कि वो उसके थ्रू पास नहीं हुआ। तो अल्फ़ा पार्टिकल वॉज लाइक अ बुलेट और मेरा जो गोल्ड फॉइल था वो कुछ इस तरह का था, पतला सा थिन सा टिश्यू की तरह एक पेपर था। तो यहाँ पे ये उसके थ्रू जो है वो पास नहीं हुआ। तो ये एक्सपेरिमेंट जो था गार्गर और मार्टसन को किसने असाइन किया था, ये एक्सपेरिमेंट असाइन किया था सर रुदरफोर्ड ने। तो सर रुदरफोर्ड ने कहा था कि आप अल्फ़ा पार्टिकल को किसके थ्रू पास करवाने की कोशिश करो, थिन गोल्ड फॉइल के थ्रू पास करवाने की कोशिश करो। तो जब गार्गर एंड मार्टसन ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो उन्हें क्या पता चला कि हाँ कुछ एलिमेंट्स तो पास हो गए थे, मतलब काफ़ी ज़्यादा एलिमेंट्स तो पास हो गए थे, लेकिन कुछ एलिमेंट जो है एक सर्टन एंगल से क्या हो गए, डिफ्लेक्ट हो गए। और ये हमें कुछ देखने को मिला। और कुछ ऐसे थे कि वो वापस चले गए, दैट इज़ यहाँ पे वापस वो बाउंस बैक होके वापस चले गए। तो ये जो थे काफ़ी टेंशन वाली बात थी। और फिर इन्होंने क्या किया, अपना एक्सपेरिमेंट ख़त्म किया और ले जाके सर रुदरफोर्ड के पास इसे कंक्लूड कर दिया। सर रुदरफोर्ड ने क्या किया, सर रुदरफोर्ड ने इस एक्सपेरिमेंट को डिटेल में समझने की कोशिश की और वहाँ से हमें मिला सर रुदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल मिला। सो व्हाट आर दोज एटॉमिक मॉडल, और हमारा जो आज का स्ट्रक्चर है ये सर रुदरफोर्ड के मॉडल से काफ़ी मिलता जुलता है। तो सर रुदरफोर्ड का क्या कहना था, इन्होंने कहा हमारे पास टाइनी पॉजिटिव चार्ज कोर है सेंटर में, हमारे पास टाइनी पॉजिटिव चार्ज कोर है सेंटर में। और वो जो सेंटर था उनका कहना था कि ये अगर आपका गोल्ड फॉइल है, यानी कि ये आपकी एक टिश्यू है और दिस इज़ समथिंग लाइक अ बुलेट, तो अगर ये बुलेट है तो इसके थ्रू इसे क्या हो जाना चाहिए था, पास हो जाना चाहिए था। लेकिन बीच में कुछ ऐसा था जो कि इसके थ्रू ये पास नहीं हो पाया। तो उन्होंने क्या कहा कि टाइनी पॉजिटिव चार्ज कोर है सेंटर में, और इन्होंने इसे क्या नाम दिया, न्यूक्लियस नाम दिया। और इन्होंने इसे क्या नाम दिया, न्यूक्लियस नाम दिया। इन्होंने कहा कि थिन गोल्ड फॉइल के बीच में न्यूक्लियस प्रेजेंट है। अल्फ़ा जो है ये मेरा कुछ
यहाँ पे अल्फ़ा जो है यहाँ पे हमारे पास नहीं हो पाया क्योंकि बीच में कुछ बहुत ज़्यादा ही पॉजिटिव चार्ज कोर सेंटर था, जिसकी वजह से वो पास नहीं हो पाया। तो सर रुदरफोर्ड ने यहाँ पे इसे क्या नाम दिया, न्यूक्लियस नाम दिया। आगे बढ़ते हैं, उन्होंने दूसरी पॉइंट बताई। दूसरी पॉइंट ये कही कि इस पार्टिकल का, इस एलिमेंट का, इस फॉइल का पूरा पॉजिटिव चार्ज, ओके, इन्होंने कहा कि टोटल पॉजिटिव चार्ज प्लस एंड 99.9% ऑफ मास इज कन्फाइंड इनसाइड अ न्यूक्लियस। इनका कहना था कि पूरा का पूरा जो है यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट, सर रुदरफोर्ड का कहना था कि टोटल पॉजिटिव चार्ज एंड 99.9% ऑफ मास इज कन्फाइंड इनसाइड अ न्यूक्लियस, कि जितना भी पॉजिटिव चार्ज इस एलिमेंट के पास था वो पूरा का पूरा कहाँ प्रेजेंट है, सेंटर में प्रेजेंट है। फिर उसके बाद उनका ये कहना था कि इसका जो मास है, इस फॉइल का जो भी मास है, वो पूरा मास दैट इज़ 99.9% ऑफ टोटल मास दैट इज़ सिचुएटेड एट द सेंटर। तो ये भी एक्सेप्ट किया गया। फिर उन्होंने तीसरी बात कुछ ये कही कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन, जो कि इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस किसने बताई थी, इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस सर जे थॉमसन ने बताई थी। तो इन्होंने कहा कि डेफिनेटली इस न्यूक्लियस के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है, और वो इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरह से है कि वो ऑर्बिट कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस। तो इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है ये ऑर्बिटिंग कर रहा है अराउंड न्यूक्लियस, यानी कि जो मेरा न्यूक्लियस है उसके गोल 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 कौन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहा है। तो यहाँ पे हमें क्या पता चला कि इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस। ये सर रुदरफोर्ड का थर्ड एटॉमिक मॉडल का थर्ड पॉइंट था। और उसके बाद उन्होंने एक चीज़ और बताई कि जो मेरा साइज ऑफ एटम है, साइज ऑफ एटम जो है वो साइज ऑफ न्यूक्लियस से 1 लाख टाइम स्मॉलर है। तो यहाँ पे उन्होंने साइज ऑफ एटम दिया, हमें बताया साइज ऑफ एटम जो है 10⁻⁻10 मीटर की रेंज में है, और साइज ऑफ न्यूक्लियस जो है हमारे पास दैट इज़ 10⁻15 टू 10⁻14 की रेंज में है। तो यहाँ पे हमें सर रुदरफोर्ड ने साइज ऑफ एटम भी दिया और साइज ऑफ न्यूक्लियस भी दिया। दैन लास्ट पॉइंट जो उन्होंने कंक्लूड की दैट वाज द सिमिलर, दैट इज़ यहाँ पे वही कहा गया कि एटम जो है वो मेरा क्या है, न्यूट्रल है। तो एटम जो है हमारा, एटम इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, एटम हमारा न्यूट्रल है। ये बात सर रुदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल जो है वो डिस्क्राइब करता है। उन्होंने कहा कि बीच में हमारे पास टाइनी पॉजिटिव कोर सेंटर है और वो जो है हमारा क्या है, न्यूक्लियस है। फिर सर रुदरफोर्ड ने बताया कि पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज और 99.9% ऑफ मास जो है ये सारा कहाँ पे प्रेजेंट है, इनसाइड द न्यूक्लियस। फिर सर रुदरफोर्ड ने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है एज सेड बाय जे थॉमसन, उन्होंने क्या कहा था, ये इलेक्ट्रॉन जो है ना इसके ऊपर ऐसे चिपके हुए हैं, बट इन्होंने कहा कि ये इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस को स्टिक नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के अराउंड गोल 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 घूम रहे हैं, जैसे प्लैनेट जो है वो अर्थ के अराउंड जो है वो सन के अराउंड जो है, प्लैनेट जो है वो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि जैसे प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, वैसे ही इलेक्ट्रॉन जो है वो किसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। तो उस टाइम पे ये कुछ नया था। पीपल वेर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट कि ऐसा कैसे हो सकता है कि बीच में एक तो न्यूक्लियस है, फिर न्यूक्लियस से एक डिस्टेंस पे वो गोल 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 घूम रहा, हाउ इज़ इट पॉसिबल। तो पीपल वेर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दैट, ये यहाँ पे इस पॉइंट को जो है वो एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थे। उनका पॉइंट जो है वो क्या कह रहे थे कि अगर ऐसा है तो थर्मल इक्विलिब्रियम का जो स्टेट है, जो मेरा इक्विलिब्रियम, नॉट थर्मल इक्विलिब्रियम, स्टेबिलिटी ऑफ इक्विलिब्रियम जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। अगर स्टेबिलिटी ऑफ इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा, यानी कि मान लो यहाँ पे मेरे पास ये न्यूक्लियस है, दिस इज़ माय सेंटर, और ये मेरा क्या है, न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस के अराउंड जो है ये मेरा इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है।
जैसा कि सर रुदरफोर्ड ने अपने थर्ड पॉइंट में कहा, उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है ना वो कैसे रिवॉल्व कर रहा है, ऑर्बिट कर रहा है गोल 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 अराउंड द न्यूक्लियस। अगर ऐसा है तो एक पॉइंट आएगा कि इलेक्ट्रॉन जो है ना धीरे 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 अपनी एनर्जी जो है वो लूज़ करेगा, और अगर वो अपनी एनर्जी लूज़ करेगा तो उसका ऑर्बिट जो है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, और एक पॉइंट आएगा कि इलेक्ट्रॉन जो है ना वो कहाँ पे इलेक्ट्रॉन और इसके बीच का जो है वो डिस्टेंस जो है, यहाँ पे जो हमारे पास रेडियस है वो ख़त्म हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन जो है वो भी कन्फाइंड हो जाएगा कहाँ पे, न्यूक्लियस में। तो यहाँ पे सर रुदरफोर्ड जो है वो स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, यानी कि फेल्ड टू एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये उनका ड्रॉबैक था, यहाँ पे वो स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। ये सर रुदरफोर्ड का योगदान था। दैट इज़ आज हमारे पास जो भी एटॉमिक स्ट्रक्चर है, दैट इज़ हमारे पास न्यूक्लियस है, वी हैव इलेक्ट्रॉन विच इज़ रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, एंड वी नो द साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड वी नो दैट हमारा जो न्यूक्लियस है वो पॉजिटिवली चार्ज है, एंड देन हमें पता है कि पूरा का पूरा जो मास होता है दैट इज़ 99.9% ऑफ मास, ये सारा कुछ कहाँ पे कन्फाइंड होता है, सेंटर में। सो दिस वाज ऑल अबाउट फ्रॉम सर रुदरफोर्ड। सर रुदरफोर्ड जो है इतना यहाँ तक उन्होंने कंक्लूड किया था, बट हिज मॉडल जो है, सर रुदरफोर्ड का जो मॉडल था वो फेल हो गया बिकॉज वो स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कि अगर इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली रिवॉल्व करेगा न्यूक्लियस के अराउंड तो वो अपनी एनर्जी जो है वो लूज़ करेगा कि नहीं करेगा। अगर वो लूज़ करेगा तो उसका ऑर्बिट रिड्यूस क्यों नहीं हो रहा, अगर वो नहीं करेगा तो यहाँ पे उसके पास एनर्जी जो है वो कहाँ से आ रही है। तो इसके बाद जो है पिक्चर में आते हैं सर नील बोर। वी हैव नेक्स्ट साइंटिस्ट जिसने हमें एटॉमिक स्ट्रक्चर दिया, दैट इज सर नील बोर। तो नील बोर ने हमें 3 पोस्टुलेट्स दिए, और वो 3 पोस्टुलेट जो सर नील बोर के थे दैट वाज ऑल जो सर रुदरफोर्ड ने कहा था उसी को एक्सप्लेन कर रहे थे, एक्सक्लूडिंग द थर्ड वन। नाउ लुक ओवर हियर। नेक्स्ट जो है साइंटिस्ट पिक्चर में आते हैं, दैट इज नील बोर। तो अब जो है हम स्टडी करेंगे नील बोर एटॉमिक मॉडल। तो नील बोर एटॉमिक मॉडल जो है हमारे पास, इट वाज गिवन बाय 3 पोस्टुलेट्स। सर नील बोर ने हमें 3 पोस्टुलेट्स दिया है, और उन्हीं 3 पोस्टुलेट्स पे हमारा जो आगे का एटॉमिक मॉडल है वो बेस्ड है। सर नील बोर ने कहा पहले पोस्टुलेट में, अपने फर्स्ट पोस्टुलेट में सर नील बोर ने कहा कि मेरा जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, यहाँ पे मेरा जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो बराबर है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के। यहाँ पे सर नील बोर ने कहा कि जो मेरे पास सेंट्रीपिटल फोर्स है वो बराबर है किसके, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के। अब इसका क्या मतलब बनता है सर, अकॉर्डिंग टू सर रुदरफोर्ड बीच में हमारे पास क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और वो जो है वो मेरा क्या है, पॉजिटिवली चार्ज्ड है। तो यहाँ पे एक मैंने ई लिया और उसको क्या कंसिडर किया कि ये मेरा पॉजिटिवली चार्ज्ड है। नाउ वाई इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिवली चार्ज्ड है। हमने इलेक्ट्रॉन को क्यों लिया है ये आपको भी बताया जाएगा। एंड यहाँ पे हमने क्या किया, एक ऑर्बिट लिया जहाँ पे मेरा इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। अगर ये रिवॉल्व कर रहा है तो इसकी अपनी खुद की कुछ स्पीड होगी, दैट इज़ ये उसका क्या है, वेलोसिटी है। और ये जो है मेरा सर्कल है, और न्यूक्लियस से जो यहाँ पे डिस्टेंस है दिस इज़ नथिंग बट ये मेरा क्या होगा, रेडियस होगा। एंड यहाँ पे इन दोनों के बीच में कुछ फोर्स होगा और इट इज़ डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। और ये जो इलेक्ट्रॉन है मेरे पास ये कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज है। तो होता यूँ है, न्यूक्लियस के पास होता है प्रोटॉन जो कि उसका चार्ज है पॉजिटिव, और न्यूक्लियस के अराउंड जो है वो कौन रिवॉल्व करता है, इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस जितना पॉजिटिव है, यानी कि उसके अंदर जो प्रोटॉन है वो जितना पॉजिटिव है उतना ही हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है, नेगेटिव है। तो दोनों की वैल्यू जो है वो क्या है, सेम है। फ़र्क सिर्फ इतना है, ये नेगेटिवली चार्ज है और ये जो है वो क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। इसलिए हमने दोनों की वैल्यू जो है वो क्या ली, ई ली। अब नील बोर के पोस्टुलेट पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू सर नील बोर का कहना था
सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो बराबर है किसके, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के। यानी कि जो मेरा पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस का और जो मेरा नेगेटिव चार्ज है किसका, जो भी इलेक्ट्रॉन का जो रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, इन दोनों के बीच में कुछ फोर्स होता है। यहाँ पे ये मेरा नेगेटिवली चार्ज है और ये जो है वो मेरा क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। इन दोनों के बीच में कुछ फोर्स है, दे आर सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस आर, नाउ दे आर एक्टिंग सर्टन फोर्स। ये दोनों जो है ना कुछ फोर्स लगा रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, यानी कि दोनों के बीच में कुछ फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू सर नील बोर के पहले पोस्टुलेट के हिसाब से अगर ये दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं और ये दोनों जो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे, इन दोनों का जो फोर्स है दैट इज़ नथिंग बट दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल वो फोर्स है जो कि किसी भी चीज़ को किस में रिवॉल्व करवाती है, सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करवाती है। तो इन दोनों के बीच में जो भी फोर्स है, जो भी मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकल के आ रहा है, ये मेरा नेगेटिव चार्ज है, ये मेरा पॉजिटिव चार्ज है, दोनों के बीच में जो मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकल के आ रहा है उसकी वैल्यू जो है वो बराबर है किसके, सेंट्रीपिटल फोर्स के। तो सर नील बोर ने अपने पहले पोस्टुलेट में कहा कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है ना, एक न्यूक्लियस का और एक इलेक्ट्रॉन का, इन दोनों का क्या होता है, बराबर होता है किसके, सेंट्रीपिटल फोर्स के। तो व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स, वी नो दैट इट इज़ mv² अपॉन आर, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, 1/4πε0। और यहाँ पे हमारे पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी होता है, बट स्टिल अभी हम फिलहाल किसके लिए कंसिडर कर रहे हैं, एयर के लिए। तो मेरा जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो कितना होगा, 1 होगा। नाउ यहाँ पे आ गया हमारे पास Ze² अपॉन r²। तो ये मेरा क्या है, पहला पोस्टुलेट है। नील बोर ने कहा कि मेरा इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कल में रिवॉल्व कर रहा है क्योंकि दोनों का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो कैसा है, बराबर है। जो भी मेरे पास इलेक्ट्रॉन और जो भी मेरे पास न्यूक्लियस, दोनों के बीच में जो फोर्सेस है वो बराबर है किसके, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के। और वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो बराबर है किसके, सेंट्रीपिटल फोर्स के। इसलिए इलेक्ट्रॉन जो है वो कैसे रिवॉल्व करेगा, सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा। तो पहला पोस्टुलेट जो था दैट इज़ वो सर रुदरफोर्ड का थर्ड पॉइंट कंक्लूड कर रहा था, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। यहाँ पे सर नील बोर ने हमें एक्सप्लेन किया कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड कैसे रिवॉल्व करेगा, सर्कल में रिवॉल्व करेगा। जो किसने बताया था हमें, सर रुदरफोर्ड ने बताया था, बट वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे क्या ऐसा अगर है तो ऐसा क्यों है, वो क्यों रिवॉल्व करेगा सर्कुलर ऑर्बिट में, ये वो फेल हो गए थे एक्सप्लेन करना। अब आगे बढ़ते हैं सेकंड पोस्टुलेट में। सेकंड पोस्टुलेट में सर नील बोर ने हमें एक्सप्लेन किया कि इलेक्ट्रॉन जो है अगर वो सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो वो कब अपनी एनर्जी जो है वो लूज़ क्यों नहीं कर रहा है। यहाँ पे सर रुदरफोर्ड ने कहा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस in a circular orbit when angular momentum जो है हमारा, when angular momentum of an orbit is an integral of h upon 2π। यहाँ पे सर रुदरफोर्ड ने ये तो कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा, बट उन्होंने कंडीशन भी स्पेसिफाई कर दी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलर ऑर्बिट में तभी रिवॉल्व करेगा जब उसका एंगुलर मोमेंटम जो है वो बराबर होगा n इंटीग्रल ऑफ h अपॉन 2π। अब ये क्या होता है, उनका कहना था कि मान लो कि आप कहाँ पे हो, हाईवे पे हो। सर रुदरफोर्ड ने कहा लेट्स कंसिडर कि आप कहाँ पे हो, हाईवे पे हो। तो हाईवे पे है, यहाँ पे जो है ये वॉकिंग पाथ है, यहाँ पे ये जो पाथ है ये हमारा क्या है, वॉकिंग पाथ है। और ये रोड की जो इस साइड वाला पाथ है ये भी हमारा क्या है, रोडवे, यहाँ पे लोग जो है वो वॉक कर सकते हैं ना। यहाँ पे उन्होंने बताया कि ये जो है हमारा क्या है, दोनों के बीच में दैट इज़
एक तरफ क्या है, व्हीकल जो है इस डायरेक्शन में जा रही है और दूसरे साइड जो है व्हीकल जो है वो कुछ इस डायरेक्शन में जा रही है। तो सर नील बोर ने कहा कि अगर आप यहाँ पे हो, ठीक है, अगर आप रोड के इस तरफ हो, दैट इज़ जो वॉकिंग पाथ है बीच में, साइड में, सॉरी, यहाँ पे जो वॉकिंग पाथ है साइड में, अगर आप यहाँ पे हो तो आप मतलब यहाँ पे आप कैसे कंडीशन में हो, स्टेबल कंडीशन में, यानी कि आप यहाँ पे जो हो ना, क्या हो कि सेफ हो, यहाँ पे आपको कोई खतरा नहीं है। बट अगर आप यहाँ से ट्रैवल करते हो इस पॉइंट तक, ओके, व्हेन इफ़ यू आर गोइंग फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, अगर आप इस पॉइंट पे जा रहे हो तो एज व्हीकल्स आर मूविंग एट अ वेरी हाई स्पीड, तो अगर आप यहाँ पे जाते हो तो यहाँ पे आपकी लाइफ को क्या है, खतरा है। बट वही चीज़ अगर आप इस पर्टिकुलर पॉइंट पे रुक के वेट कर रहे हो तो यहाँ पे भी आप क्या हो, सेफ हो, यहाँ पे भी आप क्या हो, सेफ हो। उसी तरह से उन्होंने कहा कि अगर आप रोड के उस तरफ हो, यानी कि इस पाथ पे, तो भी आप क्या हो, सेफ हो। लेकिन रोड के बीच में अगर आप इस पोर्शन में आते हो तो आप अनसेफ हो, अगर आप इस पोर्शन में आते हो तो आप अनसेफ हो। तो सेम कुछ कहना था सर नील बोर का। उनका कहना था कि अगर ये न्यूक्लियस है और आपका पहला जो ऑर्बिट है वो कितने डिस्टेंस पे होना चाहिए, NH/2π के। इसका जो एंगुलर मोमेंटम है, यहाँ पे उन्होंने कहा कि इसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो कितने डिस्टेंस पे होना चाहिए, NH/2π पे होना चाहिए। जो इसका एंगुलर मोमेंटम है पहला वाला, वो कितने पे होना चाहिए, NH/2π। उसी तरह से जो दूसरी ऑर्बिट है वो भी कितने डिस्टेंस पे होना चाहिए, NH/2π। यानी कि पहली ऑर्बिट के लिए यहाँ पे हम कितना लेंगे, 1/h/2π। सिमिलरली दूसरी ऑर्बिट के लिए लेंगे हम 2h/2π। इस तरह से जो है वो कुछ लिया जाएगा, दैट इज़ h/2π। इस तरह से हम कुछ कंसिडर करेंगे। यहाँ पे सर नील बोर ने हमें एक्सप्लेन किया कि इलेक्ट्रॉन तभी स्टेबल है अगर वो कितने डिस्टेंस पे है, NH/2π के डिस्टेंस पे है, अदरवाइज वो जो है सेफ वे पे नहीं है। नाउ मूविंग फर्दर, यहाँ पे जो हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन जो है उसका एंगुलर मोमेंटम जो है वो कितना होना चाहिए, NH/2π। नाउ वी हैव वन थियोरेटिकल, यहाँ पे हमारे पास कुछ फार्मूलाज हैं। हमने एंगुलर मोमेंटम रोटेशनल मोशन में भी पढ़ा था, एंगुलर मोमेंटम जो है हमने रोटेशनल मोशन में भी पढ़ा था, और वहाँ पे हमें कितना मिला था, I ओमेगा मिला था। I जो था वो मेरा क्या था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया था। I जो था यहाँ पे हमारे पास, ये क्या था हमारा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ये क्या होता है, मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, और डिस्टेंस जो है वो हमारा क्या होता है, रेडियस, यानी कि मास इंटू रेडियस का स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर मैं इनर्शिया की वैल्यू रखती हूँ तो ये मेरा कितना है, mr²। ओमेगा को आप क्या लिख सकते हो, ओमेगा को हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, v/r भी लिख सकते हैं। तो ये r कैंसिल हो गया, यहाँ पे हमें क्या मिल गया, mrv। इस तरह से हम इसे दे सकते हैं। आगे क्या कहा गया कि अकॉर्डिंग टू द सर नील बोर पोस्टुलेट, एक एंगुलर मोमेंटम इन्होंने भी दिया है कि जो एंगुलर मोमेंटम है इलेक्ट्रॉन का, जिस ऑर्बिट में वो रिवॉल्व कर रहा है, उसका कितना होना चाहिए, NH/2π। तो क्या मैं कह सकती हूँ कि ये वाला जो है फर्स्ट इक्वेशन और ये जो है हमारा सेकेंड इक्वेशन, दोनों एक ही चीज़ स्टेट कर रहे हैं, यानी कि mrv जो है दैट इज़ इक्वल्स टू NH/2π। यस और नो। तो यहाँ पे हमें मिलता है सेकेंड पोस्टुलेट ऑफ एंगुलर मोमेंटम। फाइनली मूविंग टू द थर्ड पोस्टुलेट, यहाँ पे हम बात करेंगे हमारे थर्ड पोस्टुलेट की। थर्ड पोस्टुलेट जो है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को एक्सप्लेन किया गया है कि जब एक इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट एनर्जी से जंप करता है लोअर ऑर्बिट ऑफ एनर्जी पे, तो क्या होता है। यहाँ पे सर नील बोर ने बताया कि ये आपका जो है वो क्या है, न्यूक्लियस है, ये आपकी पहली ऑर्बिट है, ये जो है आपकी दूसरी ऑर्बिट है। तो सर नील बोर ने कहा कि लेट n जो है मेरी, ये लोअर ऑर्बिट मान लो, n जो है इसको कंसिडर कर लो कि ये आपका क्या है, लोअर ऑर्बिट है, और m जो है इसको कंसिडर कर लो कि ये जो है आपकी क्या है, हायर ऑर्बिट है। तो यहाँ पे हमें पता है कि एनर्जी जो है ये जो लोअर ऑर्बिट की जो है वो क्या होती है, कम होती है, और एनर्जी जो है हायर ऑर्बिट की वो जो होती है क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो सर नील बोर ने कहा कि जब एक इलेक्ट्रॉन, ओके, सर नील बोर ने कहा कि
कि जब एक इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से जंप करेगा कहाँ पे, लोअर ऑर्बिट में, तो यहाँ पे मेरा जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, जंप करेगा हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट पे। तो जो लोअर ऑर्बिट होती है यानी कि जो आपकी पहली ऑर्बिट होती है, इसकी एनर्जी जो है दैट इज़ नथिंग बट -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। और जो दूसरी वाली ऑर्बिट है इसकी जो एनर्जी है यहाँ पे E2 जो है दैट इज़ नथिंग बट -3.4 EV है। तो -13.6 डेफिनेटली छोटा एज़ कम्पेयर टू -3.4, यानी कि एनर्जी जो है दूसरे ऑर्बिट की वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट। तो यहाँ पे सर नील बोर कह रहे हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के मतलब नज़दीक अगर उसे अपने लोअर ऑर्बिट पे जंप करना है तो उसे अपनी एनर्जी जो है वो क्या करना पड़ेगा, लूज़ करना पड़ेगा, इमिट करना पड़ेगा, रेडिएट करना पड़ेगा। तो जब एक इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से जंप करेगा लोअर ऑर्बिट पे तो वो क्या कर देगा, एनर्जी को रेडिएट कर देगा या फिर आप कह सकते हो कि उसे इमिट कर देगा। यहाँ पे ये हमें किसने एक्सप्लेन किया, सर नील बोर ने एक्सप्लेन किया। अब हमने तो पढ़ा था कि एनर्जी जो है वो कितना होता है, h न्यू होता है, ये कुछ हमने पढ़ा था। बट यहाँ पे सर नील बोर का कहना है कि एनर्जी जो है वो जो यहाँ पे दी जाएगी दैट इज़ नथिंग बट एनर्जी ऑफ हायर ऑर्बिट माइनस एनर्जी ऑफ लोअर ऑर्बिट, और ये जो है हमारा क्या है, इक्वेशन नंबर 2 है। तो कंपेयर जब हम करेंगे इन दो इक्वेशन को दैट इज़ नथिंग बट h न्यू इज इक्वल्स टू EM माइनस EN। तो आप ये भी यूज़ कर सकते हो यहाँ पे सर नील बोर के हमारे थर्ड पोस्टुलेट से। तो यहाँ पे हमने देखा सबसे पहले फर्स्ट वी हैव टॉक्ड अबाउट हाउ एटम्स का जो एग्जिस्टेंस है, एटम्स का जो प्रेजेंस है वो कहाँ से आया। फिर उसके बाद हमें सर रुदरफोर्ड ने बहुत काफ़ी क्लियर व्यू दिया विथ रिस्पेक्ट टू आपका एटम का जो भी मॉडल होगा, बट वहाँ पे वो फेल हो गए उसकी स्टेबिलिटी जो है वो एक्सप्लेन करने में। फर्दर जो है पिक्चर में कौन आता है, सर नील बोर आते हैं। सर नील बोर ने अपने 3 पोस्टुलेट में, पहले पोस्टुलेट में ये बताया कि हाँ इलेक्ट्रॉन जो है वो कैसे रिवॉल्व कर रहा है, सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, और उन्होंने रीज़न भी दिया कि इन दोनों के बीच में जो फोर्स है दैट इज़ इक्वल्स टू व्हाट, सेंट्रीपिटल फोर्स, इसलिए ये दोनों जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके न्यूक्लियस के अराउंड कैसे रिवॉल्व कर रहा है, सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। फर्दर जो है उन्होंने स्टेबिलिटी एक्सप्लेन किया कि स्टेबिलिटी जो है वो किस तरह से दी जाएगी, यानी कि आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो तभी रिवॉल्व करेगा जब वो स्टेबल होगा, ओके। और उसके स्टेबल होने की डिस्टेंस ये है कि ये कितने डिस्टेंस पे होना चाहिए, h/2π। अगर ये पहले ऑर्बिट के लिए तो यहाँ पे जो है ये 1 होगा, अगर ये सेकेंड ऑर्बिट के लिए है तो ये ट्वाइस ऑफ h/2π आ जाएगा ना। फिर हमने देखा कि एंगुलर मोमेंटम कुड बी गिवन इन दिस वे। फर्दर हमने बात की नील बोर के थर्ड पोस्टुलेट पे। नील बोर के थर्ड पोस्टुलेट पे एक्सप्लेन किया गया है कि जब एक इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से जंप करेगा तो उसकी एनर्जी जो है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। जब उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी और वो जंप करेगा लोअर ऑर्बिट पे तो वहाँ पे उसे एनर्जी जो है वो क्या करना होगा, रेडिएट करना होगा, क्योंकि जो पहले ऑर्बिट की एनर्जी है वो कितनी है, -13.6 EV है, और जो दूसरे ऑर्बिट की एनर्जी है वो कितनी है, -3.4 EV है। तो यहाँ पे सेकेंड ऑर्बिट में मेरी एनर्जी जो है वो ज़्यादा है, तो मुझे उतना एनर्जी लूज़ करना पड़ेगा सो दैट मैं यहाँ पे जो है आ सकूँ। तो यहाँ पे हमने देखा हाउ आवर एटॉमिक स्ट्रक्चर्स लुक अलाइक। अगर वो सर्कुलर में इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं तो वो क्यों कर रहे हैं। आगे जो है चैप्टर में हम बात करेंगे कि रेडियस जो है एक इलेक्ट्रॉन का वो कितना होता है, जो भी उनके ऑर्बिट्स है उनका रेडियस जो है वो कितना होता है, वो किस वेलोसिटी से वहाँ पे मूव करते हैं, एनर्जी ऑफ पर्टिकुलर ऑर्बिट जो है वो किस तरह से दिया जाएगा, बाइंडिंग एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी जो है ये सब क्या होता है। तो हम इन सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे बात करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर के लिए। टिल देन बाय बाय।